नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सकें और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो बुक नंबर 2 है, सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे। बुक नंबर 2 ध्यान से सोचना, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन आया था और मैंने आपको इसके कुछ पार्ट पढ़ाए थे, लेकिन बच्चों के कमेंट आए कि सर आवाज़ बिल्कुल ही ख़राब आ रही है। और कुछ जो बच्चे स्पेशल ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि सर एकदम से लेसन 1 पे कैसे आ गए, वो भी क्लास 7 के ही भी। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लेसन नंबर 1 है, लेकिन आपको पता है कि क्लास 7 में 2 बुक्स हैं आपकी अब सामाजिक विज्ञान की, जो इससे पहले जो आप प्लेलिस्ट में से पढ़ के आए ना, जो बच्चे ज्योग्राफी कर रहे हैं 6 टू 12, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आप प्लेलिस्ट से पढ़ के आ रहे हैं। आप कहेंगे सर 7th क्लास की ज्योग्राफी तो हमने पढ़ ली, तो अब ये कहाँ आ गया? तो ये आपकी जो सेकंड बुक है ना, तो उसका ये पहला लेसन है और मैंने सभी लेसन आपके एक प्लेलिस्ट में लगा दिए ज्योग्राफी के। धीरे-धीरे हम 6th से लेके 12 तक पढ़ते चलेंगे। ये भी बात आपको आ गई समझ में। और उसके बाद था कि आपके डाउट्स भी। तो हम जैसे हमने पहली बुक लाइन टू लाइन पढ़ी है, वैसे ही ये बुक भी हम कंप्लीट लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और कोई भी आपको शब्द समझ में ना आए, कोई भी चीज़ आपको थोड़ी-सी ऐसे लगती है कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं और मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझा दूँ। तो चलिए, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ होता हूँ ना, तो ये थोड़ा-सा ब्लरिंग होने लगता है। कैमरा एक लगातार फ़ोकस नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। 1-2 सेकंड की आपको समस्या आ सकती है अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय को। हमारा अध्याय है भारत में कृषि की यात्रा, कि भारत में कृषि किस प्रकार से शुरुआत हुई और किस प्रकार से फिर कृषि का विकास होता गया। नई-नई चीज़ें, नई-नई तकनीक वो कृषि में शामिल होती गई और स्टार्टिंग में हमने कौन-सी फसल बोई और धीरे-धीरे किस प्रकार फसलें की थी जो संख्या थी, वो भी बढ़ती गई भी। तो सारी चीज़ें हमें इस अध्याय में जानना है अभी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा जो एक पुराना कृषि ग्रंथ है आपका, कृषि पराशर, एक ग्रंथ है, नाम है हमारा संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है कृषि पराशर। तो इस ग्रंथ में क्या दिया गया है, किसान के बारे में बताया गया है और सिर्फ इतना बताया गया है कि जो किसान अपने पशुओं का ख्याल रखता है और जो किसान अपनी खेती के बारे में अच्छी जानकारी, मतलब खेती के बारे में ज्ञान है, मेहनती है, खेतों में काम करता है, उसको ये पता है कि बीजों को कैसे संरक्षित रखा जाता है। आपकी वर्षा का ज्ञान, मतलब मौसम का ज्ञान है कि वर्षा इस समय पर आने वाले महीनों, किन महीनों में वर्षा इतनी होती है, तो वो किसान क्या है आपका सदा लाभ में रहेगा, उसको हमेशा फ़ायदा होगा। सिर्फ़ ये बताया गया है वक्तव्य। आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान का हर पाठ ऐसे वक्तव्य से स्टार्ट होता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा-सा हम इसको भी समझ लें। तो आपको बात समझ में आ गई। एक किसान को कैसा होना चाहिए, अगर आपको फ़ायदे में रहना, तो वो किसान फ़ायदे में रहेगा जो क्या है अपने पशुओं का ध्यान रखेगा अच्छे से, जिसको पशुपालन के बारे में ज्ञान होगा। ये तो पशुपालन की बात होगी। साथ में उसे कृषि के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, बीजों का भंडारण किस प्रकार से करते हैं, बीजों को किस प्रकार से बचा के रख सकते हैं, ठीक है? उसे मौसम का भी ज्ञान होना चाहिए कि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में कौन-सी फसल उगाते हैं, गर्मी के मौसम में कौन-सी फसल उगाते हैं। यदि इस प्रकार का ज्ञान होगा, तो वो किसान हमेशा क्या रहेगा, फ़ायदे में रहेगा, उसकी उपज है वो बहुत अच्छी होगी। ये चीज़ क्लियर? ये तो आपकी कॉमन सी बात है, आपकी कॉमन सेंस की बात है। ये चीज़ें पता होगी किसान को, तभी वो अच्छी उपज प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा वो अच्छी उपज नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे अब धीरे-धीरे। तो चलिए, अब हमारे मेन लेसन की हम शुरुआत करते हैं अभी। तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, पहले हम अध्याय पढ़ते हैं लाइन टू लाइन और फिर इन सवालों के जवाब हम करते हैं। क्योंकि पहले पढ़ेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। जब पूरी तरह से आप लेसन पढ़ लेंगे, तो आप इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे भी। चीज़ें क्लियर? तो यहाँ पे आज ये हमारा अब अध्याय स्टार्ट होता है यहाँ से भी। भारत का कृषि परिदृश्य भी। कृषि मानव जाति के सबसे प्राचीन व्यवसाय में से एक है भी। तो मानव ने अलग-अलग व्यवसाय किए होंगे भी। व्यवसाय मतलब कि उसने अलग-अलग काम किए होंगे, कभी उसने मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट की होगी और कुछ बनाना स्टार्ट किया होगा। अलग-अलग व्यवसाय मतलब उसने बिज़नेस किए होंगे। तो इसने कहा कि जो स्टार्टिंग में सबसे प्राचीन बिज़नेस मानव ने किए थे ना, तो उनमें से एक क्या था आपका? खेती था भी। क्या था? खेती था।
सबसे प्राचीन व्यवसाय में से एक क्या था आपका? कृषि था अभी, ठीक है? अब कृषि में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ हमें समझनी है। अब तक आप कृषि को क्या समझते थे, आप सोचना भी। आपके दिमाग में जब कृषि आती है, तो आप क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, मुझे ये बताइए? आप कहेंगे सर जैसे ही हमने कृषि वर्ड सुना, तो हमारे मन में आ गया फसलें भी। क्या आ गया? फसलें कि एक किसान है, वो फसलें उगा रहा है, काट रहा है किसी प्रकार से, यही चीज़ें हैं ना? तो आप समझना, इस कृषि में और भी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है, जो कि आपको समझनी है। क्लियर है बात? तो अब समझिए भी। इसमें कृषि योग्य मिट्टी तैयार करना, जो आपका कृषि है ना, तो उसमें क्या है कि कृषि योग्य मिट्टी तैयार करना, फसल उपजाना, पशुपालन और कई क्षेत्रों में सघन कृषि के अंतर्गत व्यापक रूप से वृक्षों को उगाना भी सम्मिलित है। अब कृषि में क्या-क्या आता है? इसने कहा कि एक तो कृषि योग्य मिट्टी तैयार करना, कृषि योग्य नहीं, यहाँ पर करना आप खेती योग्य भी। क्या करना? खेती योग्य भी। खेती अलग चीज़ है और कृषि अलग चीज़ है। एक बार इसको खेती योग्य आप करना कि खेती योग्य मिट्टी तैयार करना मतलब खेती करना मतलब फसल उपजाना। क्या है कि फसल उपजाने के लिए मिट्टी तैयार करना, फिर उस पर क्या है फसल उपजाना भी। पशुपालन करना और कई क्षेत्रों में सघन कृषि के अंतर्गत मतलब बहुत लंबे क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या है आपको पेड़ लगाना भी सम्मिलित है अभी। तो आपने कहा कि इसमें जो कृषि उसमें क्या-क्या आता है? उसने कहा कृषि में आता खेती के लिए आपकी भूमि तैयार करना भी, ठीक है? मान लो कि घास-फूस है और कुछ कड़ा उस भूमि को साफ करना, उस भूमि को मुलायम बनाना भी, ठीक है? उसको जोतकर हल चला के दोबारा, ठीक है? फिर उसपे फसल उपजाना, वो भी आपका किसमें आएगा? कृषि में आएगा। यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, वो भी क्या आएगा? कृषि में आएगा। और अगर आप व्यापक स्तर पर भी बहुत बड़े स्केल पे क्या पेड़ लगा रहे हैं, आप वो भी क्या आएगा? खेती में आएगा, आपका कृषि में आएगा। ये नहीं कि आपने एक पेड़ लगा दिया और बोल के मैंने पेड़ लगा लिए, मैं क्या हूँ? किसान हूँ। आपको व्यापक स्तर पर एक बड़े क्षेत्र में यदि आप पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं अभी। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? कुछ क्षेत्रों में कृषक मत्स्य पालन भी करते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून पालते भी। तो कुछ क्षेत्रों में ना, तो जो किसान है वो क्या है जहाँ पे आस-पास पानी के स्रोत हैं, तो वहाँ पर वो क्या मत्स्य पालन भी करते हैं, मछलियाँ भी पालते हैं, उनको फिर निकालते हैं, फिर बेचकर बाज़ार में आते हो। वो आपका मत्स्य पालन हो गया। तो कुछ क्षेत्रों में रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून कर्मी पालते हैं। जो रेशम प्राप्त होता है ना, जिसके कपड़े बनते हैं, वो आपके रेशम के छोटे-छोटे कीट होते हैं ना, जब वो आपके तो उनको बोलते हैं कोकून भी। क्या बोलते हैं? कोकून। तो वो पालते हैं भी ताकि उन्हें क्या प्राप्त हो सके? रेशम प्राप्त हो चुके भी कुछ किसान। मुख्यतः कृषि के अंतर्गत, अब कृषि के अंतर्गत ये कृषि नाम है ना, अब तक तो आपके दिमाग में क्या आया था कि सर हमारे दिमाग में आया था किसान आपका फसल उपजा रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो खेत कृषि है ना, जो कृषि है उसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती, 4 चीज़ें कौन-सी? एक तो खेती भी। आपने जो सोचा था वो क्या था आपका? खेती था। क्या सोचा था आपने? खेती। जो आपके दिमाग में आया था किसान का नाम सुनते ही कि आपकी कृषि क्या होती है, वो आपने क्या सोचा था? खेती सोचा था, क्योंकि खेती में आता है फसल उपजाना। क्या आता है? फसल उपजाना आता है। उसके बाद क्या है आपका पशुपालन भी। यदि कोई पशुपालन कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? कृषि कर रहा है। क्या करा? कृषि वो कर रहा है। यदि कोई वानिकी मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या है पेड़ लगाना भी, ठीक है? वो चाहे अपने उन पेड़ों को बाद में काट कर क्या करेगा वो बेच देगा। तो ये क्या है आपका वानिकी भी, क्या है आपका ये वानिकी। और क्या आपका बागवानी, अगर बागवानी कर रहा है वो भी क्या कर रहा है? कृषि भी। क्या कर रहा है? कृषि वो कर रहा है। खेती में समझ में आया अंतर क्या है? खेती खेती आपका क्या फसल उपजाना है अभी। ये भी क्या कहलाती? कृषि कहलाती। यदि कोई पशुपालन कर रहा है वो भी कृषि है। यदि वानिकी है तो वो भी क्या आपकी कृषि है। और बागबानी वो भी क्या आपकी कृषि है। बागवानी मतलब जो आपके बाग वगैरह लगाते हैं ना, तो ये भी क्या आपकी कृषि है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि कृषि के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं अभी। तो कृषि के अंदर क्या आपकी खेती, पशुपालन, वानिकी और बागवानी है अभी। शायद अब आपका अंतर स्पष्ट हो गया होगा, खेती और कृषि में क्या अंतर है अभी। खेती में क्या आता है? सिर्फ़ फसल उपजाना आता है। खेती में क्या आएगा? सिर्फ़ फसल उपजाना आएगा। लेकिन कृषि में क्या आएगा? कृषि में आपका वानिकी आ जाएगा, बागवानी आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा और खेती भी सम्मिलित होगा। तो चीज़ें क्लियर, पहला ये टॉपिक। आगे बढ़ जाएँ। अब हमें यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें पढ़ना है। एग्रीकल्चर क्या है अभी? तुमने कहा कि अंग्रेजी में कृषि के हेतु कौन-सा शब्द प्रयोग हुआ? एग्रीकल्चर भी।
और एग्रीकल्चर कौन-सी भाषा का शब्द है जो यहाँ से लिया गया? अंग्रेजी भाषा, ये है आपका लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है? यही बात आपको 2 मेन इसके बारे में याद करनी है अभी, ठीक है? और एक चीज़ आपको याद करनी है कि भारत सरकार ने कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को भी, जो भी भारत में कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधि है, अब ध्यान से समझना है मेरी बात को, कृषि से संबंधित आर्थिक गति मतलब कृषि से संबंधित जो भी उद्योग हैं आपके, ठीक है? और खेती आ गई, इसमें आपका वानिकी आ गया, 4 चीज़ें तो आ गई। इसके प्लस इनसे रिलेटेड जो भी आपके उद्योग चलते हैं, वो भी इस ग्रुप में डाल के इनकी एक कैटेगरी बना दी, कृषि एवं सहायक क्रियाएँ भी। क्या है? कृषि एवं सहायक क्रियाएँ भी। वर्गीकृत करती है। इसमें मुख्यतः कृषि, पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीड़े को पालना, रेशम का धागा तैयार करना तथा कपास एवं जूट जैसे रेशों का उत्पादन सम्मिलित है। किसमें? कृषि एवं सहायक क्रियाओं में। तो ये तो आपको पता है, ये सारी चीज़ रेशम का उत्पादन करना, यहाँ तक तो क्या आ गया? कृषि में आ गई। तो ये देखिए, ये जो उद्योग है ना आपके जूट और जैसे रेशों का उत्पादन करना, ये क्या आ गई? सहायक क्रियाओं में आ गई। तो मतलब कृषि से संबंधित और कृषि से चलने वाले उद्योग सब इसमें क्या आ गए? कृषि एवं सहायक क्रियाओं का एक ग्रुप बना दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये सरकार ने ग्रुप बनाया क्या? क्या फ़ायदा होगा अभी? ठीक है। दूसरा एक फ़ायदा तो ये होगा, जब सरकार कोई भी चीज़ बजट बनाती है कि हमें इतना चीज़ यहाँ से प्राप्त हुआ, इतना चीज़ यहाँ हमें खर्च करना है, वो एक-एक चीज़ नहीं देखती, पूरे के पूरे ग्रुप को देगी भई। उस पूरे के पूरे मंत्रालय को एक मंत्री सँभालेगा कि आपको क्या देखना है, कृषि एवं सहायक क्रियाएँ देखनी है, इसका मतलब उस मंत्री को क्या-क्या चीज़ें देखनी है, ये सब चीज़ों से संबंधित लोगों का जो समस्या है, उनका समाधान करना है, इन सब से संबंधित उन्हें फैसले लेने हैं। इसी प्रकार जब सरकार को इनकम होती है, तो वो देखती है कि कृषि एवं सहायक क्रियाओं से कितनी उन्हें इनकम हुई भी, टैक्स के रूप में हुई है या फिर कितना किस प्रकार से काम हुआ है। आपको बात समझ में आई? इसलिए सरकार ने सभी चीज़ों को क्या है, वर्गीकृत कर रखा है। तो ध्यान में रखना कि जो कृषि एवं सहायक क्रियाओं को क्या कर रखा, संबंधित सहायक क्रियाओं को एक ग्रुप में क्या कर दिया, उसको भारत ने वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत मतलब उसका एक ग्रुप बना देना भी। क्या बना देना? ग्रुप बना देना भी। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब 2022-23, अब देखिए वो चीज़ आपको अब काम आएगी कि किसको ग्रुप कर दिया, किसके रूप में वर्गीकृत? आपका कृषि एवं सहायक क्रियाओं के रूप में। तो 2022-23 में जो सरकार है ना, हर साल क्या करती है कि ये देखती है कि उसे कितनी इनकम हुई, कितनी कमाई हुई है। जैसे आपके घर में है ना, तो जैसे आप खेती भी करते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई वो कोई सामान बनाता है, वस्तु का निर्माण करता है, कोई व्यक्ति जॉब में लगा हुआ है, तो आप देखते हैं कि आपको 1 साल में कितनी कमाई हुई भी, नौकरी वाले ने कितना कमाया है, ठीक है? जो आपका बेचने वाले ने कितना कमाया है और जो आपका खेती वाले ने कितना कमाया, तो आप पूरे साल का टोटल मार लेते हैं, हाँ, हमारे पास इतना धन आया है अभी। तो उसी प्रकार क्या हम हमारे देश भी क्या करता है, 2022-23 ने हर साल भी क्या करता है कि ये देखता है कि उस वर्ष देश की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से 18% थोड़ा अधिक भाग प्राप्त हुआ है। कि देश ने हिसाब लगाया कि हमारे देश में भी सेवाएँ, मैंने आपको बता दी, सेवाएँ मतलब आपका जैसे ट्रांसपोर्ट है, आपका परिवहन है, ठीक है? या फिर आपका इसमें जॉब्स वगैरह भी आ जाएँगी। तो इन चीज़ों से और जो भारत ने प्रोडक्शन किया, टोटल निकाल लिया कि हमने इतना कमाया है अभी। इतना भारत का क्या है, जीडीपी है, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो उसमें हमने देखा कि हमने खेती से कितना आया अभी, खेती से नहीं, कृषि एवं सहायक क्रियाओं से कितना आया, तो वहाँ से आपको ये आंकड़ा याद करना है। 2022-23 में कितना आया था? ये आपका था 18% से थोड़ा अधिक। कितना था? 18% के आसपास हमें कृषि से और एवं सहायक क्रियाओं से, अकेला कृषि से नहीं, सहायक क्रियाएँ भी थी, जो आपको सहायक क्रिया बताई, मत्स्य पालन है आपका, जीव का कोई भी पालन है आपका, साथ में आपका पटसन और कपास उद्योग भी इसमें आ गया था, कपड़ा उद्योग भी आ गया था, जो कच्चा माल उनसे मिलता। तो इन सब से हमें कितना प्रतिशत मिला? 18% से, टोटल जीडीपी का 18% भाग प्राप्त हुआ। तो अब आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिसर्च कर लीजिए, जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं ना, तो वो टॉपिक आप अब के साल के भी सर्च कीजिए कि 2026-27 में, 2025-26 में जो आपका कृषि एवं सहायक क्रियाओं का कितना आपका
अनुपात है इसमें, कितना परसेंटेज, कितना इसमें शेयर है, आपको ये पता लगाना है अभी। अगली क्लास जब आप देखो तो उससे पहले इसका एक बार पता लगा लेना अभी बढ़ा बढ़ा है या फिर घटा है अभी। अब देखना भारत की लगभग 46% कार्यशील जनसंख्या अपने भरण पोषण हेतु कृषि एवं उसके संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। तो इसका मतलब कि भारत की लगभग 46% कार्यशील जनसंख्या, तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या का क्या मतलब है कि वो जनसंख्या जो काम कर सकती है। जनसंख्या को 2 भागों में बाँट दिया है, फिर 3 भागों में। एक तो वृद्ध हो गए आपके, एक बच्चे हो गए और एक नौजवान हो गए जो काम कर सकते हैं। बूढ़े भी काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे भी काम नहीं कर सकते। तो बूढ़े और बच्चों को जो जनसंख्या का वो हिस्सा जो आपका क्या है काम कर सकता है, उसको कहा गया कार्यशील संख्या जनसंख्या। जैसे मान लेते हैं कि एक देश में 100 व्यक्ति रहते हैं, कुल कितने रहते हैं 100, इसमें 20 तो बच्चे हैं, कितने हैं 20 बच्चे हैं और 10 बूढ़े हैं भी, तो कित और बाकी कितने बच गए 70। तो ये 70 आपका क्या कहलाएगा, कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। उसमें महिलाएं पुरुष सारी आ जाती हैं। बूढ़ों में आपके वृद्ध महिलाएं आ गई, इसमें लड़के लड़कियां सब निकल गए 10 साल में, 10 साल वाले बच्चों में, ठीक है, जो 10 थे ना ये, इसमें सारे निकल गए। वो अलग-अलग एज होती है कि हम कहाँ से कहाँ तक कार्यशील जनसंख्या मिले। 18 से 58 तक या 60 तक आपकी क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको कार्यशील जनसंख्या। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था अभी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ कृषि को ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें बहुत से स्थानों का ज्ञान होगा, जलवायु का हमें पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्योग्राफी में शामिल कर रहे हैं इस अध्याय को भी। तो आपको 2 आंकड़े फिलहाल मिल गए। 2 आंकड़े कौन से आंकड़े, मतलब आपको डाटा संख्याओं के रूप में। पहला आंकड़ा तो ये 2022-23 में कृषि का जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कितना हिस्सा था, आप कहेंगे सर 18% के आसपास था। और कितनी कार्यशील जनसंख्या हमारी कृषि में संलग्न है भरण पोषण के लिए, मतलब अपनी जीविका, अपना जीवन वो किससे चलाते हैं, खेती से चलाते हैं, लगभग 46% भी। भारत में अधिकतर परिवार किसी न किसी प्रकार से भूमि से जुड़े हुए हैं भी, भूमि से वो जुड़े हुए हैं भी, भूमि के मालिक हो सकते हैं, हो सकता है वो भूमि पर कृषि करते हो। तो इस प्रकार क्या है, आपके अधिकतर परिवार किसी न किसी प्रकार भूमि से जुड़े हुए हैं और कई स्थितियों में तो वे पीढ़ियों से उस पर खेती कर रहे हैं। और कई परिवार तो ऐसे हैं जो लगातार पीढ़ियों से उस जमीन पर क्या है, आपकी खेती करते आ रहे हैं। तो खेती का मतलब क्या है, आपका फसल उपजाना। और कृषि का, कृषि में सर 4 चीज़ें आती हैं, कौन-कौन सी आती हैं आपका, खेती भी कृषि में आती है आपकी, वानिकी आती है, बागवानी आती है और पशुपालन भी आता है। निश्चित रूप से कृषि एवं उनसे संबंधित गतिविधियां मानव जनसंख्या के पालन पोषण के लिए अति आवश्यक है भी। तो इसने कहा कि निश्चित रूप से कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां भी, तो आपका कृषि में तो आपकी 4 चीज़ें आ गई और उससे जो आपके उद्योग हैं वगैरह, वो सारी चीज़ मानव जनसंख्या के पालन-पोषण के लिए अति आवश्यक है, बिल्कुल। खेती के बिना, कृषि के बिना, आपका पशुपालन के बिना काम चल सकता है क्या? का खाद्यान्नों की पूर्ति हो सकती है क्या? आप कहेंगे सर नहीं होगी भी। कितने लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, कितने लोग मारे जाएँगे यदि आपके खाद्यान्न नहीं होंगे, आपकी खेती बंद होगी। तो इसने इसलिए सही कहा है कि उससे संबंधित गतिविधियाँ मानव जनसंख्या के पालन पोषण के लिए अति आवश्यक है भी। अति आवश्यक मतलब मोस्ट अर्जेंट है, बहुत बहुत आपका ज़रूरी है भी। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसमें आपको क्या 2 आंकड़े याद करने हैं। एक तो 2022-23 में आपका कितना हिस्सा था, आप कहेंगे सर जीडीपी में 18% से अधिक हिस्सा था सकल घरेलू उत्पाद में। और कितनी कार्यशील जनसंख्या आपकी कृषि में संलग्न है 2025 के अनुसार, आप कहेंगे 46%, 46%। ये 2 आंकड़े आपको याद करने हैं। और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कृषि में 4 चीज़ें आपकी शामिल हैं। कितनी चीज़ें शामिल हैं? 4 चीज़ें। तो 4 कौन-सी आपकी? एक तो खेती है, एक आपका पशुपालन है, एक वानिकी है और एक आपका बागवानी। यहाँ तक आपको ये चीज़ याद कर लेंगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। आपको इससे ज़्यादा याद नहीं करना, बाकी चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है भी। जब आप किसान शब्द याद करते हैं भी, जब आप शब्द किसान, जैसे आपने मैंने कहा था कृषि शब्द को सोचिए तो आपके मन में फसल उगाता हुआ एक किसान आ गया था, ठीक है? तो आपके मन में उस टाइम पशुओं को पालता हुआ किसान क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि पशुपालन भी आपका कृषि में आता है अभी, ठीक है? आपने तो सिर्फ़ खेती और कृषि दोनों को एक मान रखा था अभी, ठीक है? तो आपका कृषि में 4 चीज़ें सम्मिलित है, उसको ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, अब आपसे कहा कि किसान को सोचिए अब की बार, खेत कृषि को नहीं, किसान को सोचिए। तो जैसे ही आपने किसान को सोचा तो आपके मन में क्या आ गया? एक व्यक्ति आ गया, उसकी वेशभूषा धोती, कुर्ता, कुर्ता पजामा कुछ भी हो सकती है। और वो खेतों में या तो पानी लगा रहा हो, सिंचाई कर रहा होगा अपने,
ठीक है? या फिर वो फसल काट रहा होगा या जा रहा होगा इस पे कोई उपकरण होगा उसके हाथ में कस्सी वगैरह, तो इस प्रकार की इमेज आ गई भी। तो मैं कहता हूँ कि किसी ने क्या महिला इमेज के बारे में सोचा कि किसी महिला किसान की फ़ोटो आई हो उसके दिमाग में? तो मुश्किल से 1 या 2% होगा, शायद वो भी नहीं होगा सभी के मन में। जब हम किताबें देखते हैं ना, तो उसमें भी जब किसान की फ़ोटो आती है ना, वो एक पुरुष की आती है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आंकड़े क्या है इसने कहा कि अगर हम पूरे किसानों का टोटल करें ना, तो क्या होगा कि 75% से अधिक महिलाएँ किसान हैं अभी। क्या है आपकी 75% से अधिक क्या है आपकी महिलाएँ किसान हैं। यदि हमारे देश में कुल 100 किसान हैं, कितने किसान हैं? 100 तो उसमें से 75 क्या है आपकी महिलाएँ हैं और 25 आपके पुरुष किसान हैं, पुरुष हैं भी जो खेती का काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं भी। आपको आ रही बात समझ में? तो ये हमारी सिर्फ़ क्या हम पुरुष व्यक्ति की कल्पना करते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज है अभी। हम दिमाग में ऐसी है कि पुरुष ही आपकी खेती करते हैं, महिलाएँ तो कामकाज घर का करती हैं, वो आपका कृषि नहीं करती। लेकिन वास्तविकता जब आप ध्यान देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है 75% महिलाएँ क्या किसान हैं और ये आंकड़ा कब का है? 2025 का है अभी, ज़्यादा पुराना आपका नहीं है अभी। बुआई से लेके कटाई और मंडाई भी, ये वर्ड मंडाई भी। मंडाई क्या होता है अभी? आप कहेंगे सर मंडाई चलो बता दीजिए भी। देखिए कोई भी हमने फसल बो दी तो एक टाइम वो पक जाएगी। अब क्या है जब वो पक कर तैयार हो जाएगी ना तो वो क्या हो चीज़ें होंगी उसमें एक तो होगा भूसा भी। क्या है आपका? भूसा और प्लस क्या है उसमें अनाज भी। क्या है? अनाज। तो हम क्या करते हैं या तो उसको कूट कर या फिर एक थ्रेशर मशीन आती है उसको बोलते हैं थ्रेसिंग के द्वारा हम क्या करते हैं पकी हुई फसल से जब भूसे और अनाज को अलग करते हैं ना तो उसी को क्या बोलते हैं मंडाई बोलते हैं भी क्या बोलते हैं मंडाई और कई राज्यों में इसको कढ़ाई बोलते हैं क्या बोलते हैं कढ़ाई भी ये कढ़ाई ऐसे क्या आ जाता है यहाँ पे भी हरियाणा जैसे राज्य है उसमें कढ़ाई बोलते हैं और ये क्या आपकी मंडाई ये क्या है एक विधि है जिसमें हम क्या है कि या तो मानव या फिर मशीन मशीन का क्या नाम बताया थ्रेशर उसके द्वारा पकी हुई फसल से भूसे और अनाज को अलग करते ही आपकी मंडाई होती है। चीजें क्लियर यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये कहता है कि भारत का कृषि परिदृश्य पारंपरिक और आधुनिक कृषि विधियों का एक जीवंत मिश्रण है अभी तो इसने कहा कि जब हम भारतीय कृषि को देखते हैं ना तो उसमें दो चीजें नजर आती है आप कहेंगे सर दो चीजें कौन कौन सी नजर आती है तो इसने कहा कि दो चीजों का वो एक मिश्रण है अभी जीवंत मतलब जो आज भी चल रहा है अभी। एक तो क्या एक है हमारा पारंपरिक और आधुनिक कृषि विधियों का भी। पारंपरिक मतलब पारंपरिक चीज़ें वो होती हैं जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं। इसने कहा कि हम जो आज खेती करते हैं उसमें हम पारंपरिक मतलब वो विधियाँ भी देखते हैं जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं और वो आधुनिक विधियाँ भी हैं मतलब आज की मॉडर्न विधियाँ भी शामिल होगी भी। ठीक है? आपके क्वेश्चन अगर आए कि किन विधियों से खेती की जाती है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप कहेंगे कुछ ऐसी विधि जो पारंपरिक तौर पर चली आ रही हैं और कुछ ऐसी विधियाँ जो हमने आधुनिक विधियाँ इसमें शामिल की। आधुनिक मतलब कि आपकी 50, 100, 200 सालों के दौरान आपने वो विधियाँ तैयार की, वो आपकी आधुनिक, ठीक है? मॉडर्न जिसको बोलते हैं भी। जिसमें भिन्न-भिन्न फसलें और गहरी सांस्कृतिक परंपराएँ शामिल है। ये देखिए भी, जो आपकी भिन्न-भिन्न फसलें हैं ना, तो अगर हम पारंपरिक फसलों की बात करें, तो आपकी पारंपरिक फसलें कौन-सी होंगी भी? आप कहेंगे सर पारंपरिक फसलें हमारी हैं, जो आज से 7-8 हज़ार साल पहले से चली आ रही है। जैसे आपका जौ है भी, क्या है? जौ है आपका मेन आप 3 याद रखना गेहूँ है और आपका चावल है भी। ये 3 फसलें आपकी सबसे पुरानी फसलों में आएगी। मानव ने सबसे पहले इन्हीं को उपजाया था। हमें अलग-अलग जगहों से इनके सबूत मिले हैं कि ये फसल उपजाते थे। बाद में जो फसलें आई ना आपकी आलू है, आलू आपका ज़्यादा पुराना नहीं है अभी। ठीक है? तो आपको देखना कि धीरे-धीरे भी तो इसने कहा कि भिन्न-भिन्न फसलें जो वो हो गई और गहरी सांस्कृतिक परंपराएँ भी। तो ऐसी परंपराएँ जो कृषि की विधियाँ जो आज भी चलती आ रही उसी प्रकार जैसे मैं आपको बताऊँ कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है आपका कालीबंगा भी। मतलब आज से 5000 साल पहले वो जगह है थी, ठीक है? जहाँ पे लोग खेती करते थे, वो खेती किस प्रकार से करते थे? इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से फसलें बो दी। आप कहेंगे हाँ, उन्होंने इस प्रकार से फसलें बो दी और वो बीच में से फिर एक दूसरी फसल बोते थे भी। क्या बोते थे? दूसरी फसल बोते थे इस प्रकार से बीच से। तो आज भी ये विधि चल रही है अभी। क्या है? आज भी ये विधि चल रही है।
आपको आ गई बात समझ में? मशीन वगैरह आ गई, पहले हल से यूज़ करते थे, मानव बोता था, अब आधुनिक विधियाँ आ गई, जैसे ट्रैक्टर वगैरह आ गए। तो इस प्रकार से कहा कि भारत का जो कृषि परिदृश्य है ना, उसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है अभी। आपको आ गई बात समझ में? तो ये देखिए आपकी 5000 साल पहले से ये विधि चली आ रही है और आज भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं कि एक फसल बोते हैं, उसके बीच में हम दूसरी फसल भी उगा देते हैं। चीज़ें क्लियर है यहाँ पर? ये सिर्फ़ आपका समझने का, याद करने का नहीं, मेरा मतलब आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने का है कि जब भी कभी आप आगे कृषि के बारे में पढ़ें, तो आपको बहुत सी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझ में आई हो, क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको जो थोड़ा-सा हायर लेवल में पढ़ोगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ़ बताया गया है कि भारत के कौन से हिस्से में कौन-सी फसल होती है भी, ठीक है? पंजाब के सुनहरे गेहूं के खेत, कश्मीर में केसर घाटी है, उत्तर पूर्व के हरे भरे चाय के बागान, जो उत्तर पूर्व है असम वाला एरिया है, तो उसके ये हैं आपके, या नीलगिरी से लेकर केरलम तक के हरे धान, नीलगिरी है जो आपका दक्षिण भारत वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ना भारत में, तो यहाँ क्या आपके धान बोए जाते हैं। कृषि से लंबे समय तक राष्ट्र की पहचान का एक आधारभूत अंग रही है। तो इसने कहा कि जो कृषि है ना, लंबे समय से भी भारत की पहचान रही है, कि विश्व में लोग जानते हैं कि भारत में कृषि वो बहुत बढ़िया होती है और राष्ट्र की पहचान है भी। बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन करता है। एक टाइम ऐसा था कि हम खाद्यान्न की कमी हो जाती थी, लेकिन 1970 के दशक के आसपास क्या आया कि हमारे में हरित क्रांति हुई और हमने इतना अन्न पैदा कर लिया कि अब हम विदेशों में भी अन्न को भेजने लगे हैं भी। चीज़ें क्लियर? अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन है भी। ठीक है? कि आप भारत के अपना खाना देखिए भी, सामान्यतः जो भी भोजन करते हैं, उसमें लिस्ट बना लीजिए कि आज आपने क्या खाया, चावल खाया, आलू खाए, मटर खाए, गोभी खाए, जो भी चीज़ें खाई उसकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? और क्या करना है आप भारत के मानचित्र पर देखिए आप कहाँ रहते हैं अभी। आपके विचार में कौन-सी खाद्य सामग्री आपके क्षेत्र में उगाई जाती है? इनमें से कौन-सी सामग्रियाँ दूसरे स्थानों से आती है? आपके हिसाब से ये सामग्री आपके क्षेत्र में क्यों नहीं उगाई जाती भी? अब आपसे एक चीज़ पूछा, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। आप खाना खा रहे हैं, हाँ सर हम खाना खा रहे हैं। तो आपने जो-जो खाया है उसकी लिस्ट बना ली भी। जीरा है, हल्दी है, जो भी चीज़ आपने खाया उनकी लिस्ट बना लें, 4-5 जो आपको पता है उनकी लिस्ट बना लेना। फिर आपको देखना, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, अपने दोस्त से पूछ लेना, अपने अध्यापक से पूछ लेना कि सर इनमें से कौन-कौन सी फसलें हमारे क्षेत्र में उगाई जाती हैं। चीज़ क्लियर? हाँ सर हम पूछ लेंगे। तो बस फिर आपको एक सवाल का और ढूँढना है कि कुछ ऐसी फसलें मिलेंगी जो आपके एरिया में नहीं उगाई जाती, जो आपको बाहर से आती है अभी। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब ढूँढना है कि वो फसल आपके एरिया में क्यों नहीं उगाई जाती भी? ठीक है? या फिर जो आपके एरिया में फसल उगाई गई है, तो वही फसल आपके एरिया में क्यों उगाई गई? दूसरी फसल क्यों नहीं उगाई गई? तो इस सवाल का आपको जवाब ढूँढना है। क्या है? इस सवाल का आपको जवाब ढूँढना है अभी। शायद आपने सोचा होगा कि फसल उगाना कई कारकों पर निर्भर करता है अभी। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि जो फसल उगाना है ना, कई कारकों पर निर्भर करता है। मिट्टी, मौसम, जल की उपलब्धता, भू-भाग की बनावट, स्थलाकृति इत्यादि भी। अतः कृषि की कहानी इन सभी तथ्यों से जुड़ी हुई है। इस अध्याय में हम इनसे कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, परंतु पूर्व हम थोड़ा-सा पीछे के बारे में जानना होगा, मतलब अब इतिहास के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपका वो क्वेश्चन का आंसर है ना, जो क्वेश्चन था कि मान लेते कि आपके एरिया वाला, वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में भिन्न-भिन्न जगह पर भिन्न-भिन्न खेती क्यों की जाती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक बार कहता है ये आपका भारत का मैप ही बना देता हूँ मैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि इस पार्ट में से आएगा ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका यही क्वेश्चन होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। एक बार इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए भी। ये भारत का हमने प्रतीकात्मक मैप बना दिया अभी। देखिए भी, यहाँ होता है चावल भी। इस हिस्से में क्या होता है? चावल होता है। ठीक है? थोड़ा-सा चावल आपका यहाँ पर भी हो जाता है। यहाँ आपकी होती है चाय भी। चाय का कलर कैसा होता है? थोड़ा-सा ब्लैक सा कर दूँ क्या? यहाँ आपकी चाय होती है भी। क्या होती है? चाय। ठीक है? और अलग-अलग हिस्सों में, यहाँ थोड़े से हिस्से में आपकी कपास भी हो जाती है यहाँ पर भी। जो केसर है आपका वो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है? तो इसने कहा कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसलें क्यों होती है अभी?
ठीक है? और साथ-साथ एक क्वेश्चन और पूछेगा ये भी। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा वो चीज़ बता देता हूँ कि इसी हिस्से में भी जहाँ पे हमने चावल बोया वहाँ पे गर्मी में अलग फसल और सर्दी में अलग फसल क्यों होती है? मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग फसल क्यों बोई जाती है? अगर इस हिस्से की बात करें ना तो यहाँ पर भी सर्दी में अलग और गर्मी में अलग फसल बोई जाएगी। हो गया। एक ही अलग-अलग समय पर अलग-अलग फसल होगी ना और यहाँ पे अलग-अलग फसलें बोई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये यही पूछेगा कि भारत में आपका अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग फसल क्यों बोई जाती है? तो अब हम करेंगे कि जो पहले बात करेंगे अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसलें क्यों बोई जाती है? अगर हम संपूर्ण आंसर देखें ना, क्योंकि भारत में क्या भौगोलिक विविधता भी क्या है आपकी भौगोलिक विविधता है भी। हम पढ़ चुके भौगोलिक विविधता पाठ नंबर 1 आपका फर्स्ट पार्ट भौगोलिक विविधता है अभी। क्या आपकी भौगोलिक विविधता है और इसी के कारण क्या है भौगोलिक विविधता के कारण हमने पढ़ा था जलवायु में विविधता है अभी। क्या आपकी जलवायु में विविधता। और किस चीज़ की विविधता भौगोलिक विविधता में तो सब कुछ आ गई, मिट्टी की विविधता सब कुछ आ गई। तो हम कहेंगे भौगोलिक विविधता व जलवायु में विविधता होने के कारण भारत में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि अलग-अलग फसलों को अलग-अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। सभी फसलें एक ही जलवायु में नहीं उगाई जा सकती भी। ठीक है? आपको क्लियर बात होगी क्योंकि भौगोलिक विविधता और जलवायु में विभिन्नता के कारण क्या होता है भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपको फसलों से विभिन्नता से रिलेटेड आपको यही आंसर लिखना है। क्योंकि सभी फसलों को एक जैसी जलवायु की आवश्यकता नहीं होती, अलग-अलग जलवायु में अलग-अलग फसलें होती हैं और अलग-अलग भौगोलिक स्थान है वहाँ पर भी अलग-अलग फसलें होती हैं। वो इस पे किस पे डिपेंड करती है ये चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है अब। आपने सिर्फ 2 चीज़ों में सब सिमटा दिया क्वेश्चन भौगोलिक विविधता, भौगोलिक मतलब आपकी मिट्टी वगैरह सब कुछ आ गई और जलवायु की विविधता के कारण भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसल बोई जाती है। आपका आंसर रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के जो टॉपिक है थोड़े-से वो आपको समझ में आ गए होंगे और 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ भई। तो आपने क्या पढ़ा कि खेती एक अच्छा किसान कौन-सा होता है? वो क्या है कि जिसको पशुपालन के बारे में ज्ञान है और जिसको अपनी भूमि के बारे में, बीजों के बारे में अगर वो सारी चीज़ें ज्ञान है ना, तो वो किसान कभी फ़ायदे में रहेगा और उसको हमेशा क्या है उपज अच्छी होगी। उसके बाद मेन है कृषि क्या है अभी, तो कृषि में आपका क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? आपका खेती करना है और वानिकी करना है, बागबानी और पशुपालन 4 चीज़ें आती हैं। जीडीपी 2022-23 में कृषि एवं सहायक क्रियाओं का कितना प्रतिशत था? आप कहेंगे सर 18%। कार्यशील जनसंख्या वो कितनी आपकी खेती में संलग्न है? आप कहेंगे सर 46% आपकी शामिल है अभी। तो भारतीय जो कृषि वो किस-किस का मिश्रण है? हम कहेंगे सर आधुनिक और जो हमारी पारंपरिक क्रिया आपकी विधियाँ हैं, उनका क्या आपका ये मिश्रण है। बस इतनी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और अलग-अलग फसलें क्यों होती हैं? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा भौगोलिक विविधता है और आपकी भौगोलिक विविधता के कारण जलवायु विविधता है। इसलिए क्या है अलग-अलग समय पर अलग-अलग फसलें, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग फसलें बोई जाती हैं। क्योंकि सभी फसलें एक ही जलवायु, एक ही प्रकार के स्थल पर नहीं सभी प्रकार के स्थलों पर नहीं हो सकती भी। चीज़ें क्लियर? आगे कल हम पढ़ेंगे अतीत की गूँज भी। अब आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।